आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड हिस्ट्री के अंतर्गत मांझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के क्लासों को लिया हूं। आप लोग जो है चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जितनी भी नई वीडियो मेरी आएगी सभी की जानकारी आप लोगों को पहुंच जाएगी। तो चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसे ही जो है मांझी परगनेत दिसुम व्यवस्था भी बोला जाता है और साथ ही साथ संथालों की शासन व्यवस्था ही भी मांझी परगना शासन व्यवस्था को ही कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है इनकी ग्राम व्यवस्था को पहले देखते हैं। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है। मांझी परगना में या संथालों की शासन व्यवस्था में जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत के जो प्रधान होंगे उसे मांझी कहा जाता है, या ग्राम के प्रधान भी कौन है? मांझी हैं। फिर ग्राम से जो है ऊपर ग्राम समूह होता है जो 5 से 8 गांवों का समूह होता है और इसके जो प्रधान होते हैं वे देश मांझी कहलाते हैं। फिर ग्राम समूह से ऊपर जो है परगना होता है जो 15 से 20 गांवों का समूह होता है और इसके प्रधान परगनेत कहलाते हैं। और फिर परगना से ऊपर दिसुम समाज होता है जिसके प्रधान जो है दिसुम राजा होते हैं या दिसोम राजा होते हैं। इन्हें ही दिसुम राजा भी बोला जाता है और दिसोम राजा भी कहा जाता है। तो ये चारों को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। मैं बस अभी फॉर्मेट समझा रहा हूं आप लोगों को कि आगे का जो चैप्टर है आप लोगों को किस तरह समझना है या क्या क्या वर्ड्स उसमें आएंगे, मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ। तो आगे जो है हम लोग मांझी के बारे में पढ़ेंगे, फिर देश मांझी के बारे में पढ़ेंगे, परगनेत के बारे में पढ़ेंगे और दिसोम राजा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके अलावा कुछ और भी अधिकारी हैं जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ग्राम स्तर के अधिकारी हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहला है नायके। ये धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। नायके जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। इसके बाद परमानिक आते हैं। परमानिक जो है मांझी का सहायक है। मैंने पहले बताया जो ग्राम के जो प्रधान थे मांझी, उसका सहायक जो है परमानिक होता है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को परमानिक संभालता है। अगर मांझी कहीं चले गए किसी कारणवश तो उसके जो भी कार्य है उसको जो है परमानिक संभालेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जोग मांझी संथाल समाज का नैतिक एवं आचरण संबंधी अधिकारी एवं जन्म तथा वैवाहिक मामलों का प्रधान निर्णयकर्ता जोग मांझी होते हैं। जोग मांझी जो है समाज के लोगों पर उसके आचरण पर निगाह रखता है। याद रखिएगा, जोग मांझी जो है समाज के लोगों पर उसके आचरण पर निगाह रखता है, साथ ही वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है। जोग मांझी जो है वैवाहिक समस्याओं को भी सुलझाता है। जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण होती है। जोग मांझी की जो है सलाह जन्म एवं विवाह के अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला है गुरैत। ग्राम पंचायत का संदेशवाहक तथा मांझी के आदेश को प्रसारित करने वाला गुरैत होता है। तो गुरैत के बारे में हम लोग देखते हैं। गांव में संदेशवाहक के रूप में गुरैत होते हैं। याद रखिएगा, गांव में जो है संदेशवाहक के रूप में गुरैत होते हैं जो ग्राम सभा या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देता है, साथ ही उसे एक स्थान पर एकत्रित करता है तथा मांझी की आज्ञा का पालन करता या करवाता है। ये सारे कार्य गुरैत के होते हैं। फिर से हम लोग देख लेते हैं। नायक जो है धार्मिक मामलों का प्रधान होता है। परमानिक जो है मांझी का सहायक है और मांझी की अनुपस्थिति में ये मांझी के सारे कार्यों का निर्वाह करेगा। फिर जोग मांझी जो है संथाल समाज का नैतिक एवं आचरण संबंधी अधिकारी होता है और यह जो है जन्म तथा वैवाहिक मामलों का प्रधान निर्णायक कर्ता भी होता है। गुरैत के बारे में देखते हैं। तो ग्राम पंचायत का संदेशवाहक होता है तथा मांझी के आदेशों को प्रसारित करता है यह। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है मांझी, देश मांझी, परगनेत और दिसेम राजा को
दिसोम राजा को जो है डिटेल में जानते हैं। मांझी, प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है। मैंने शुरू में ही बताया, प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया मांझी कहलाता है। याद रखिएगा, ग्राम का जो है मुखिया कौन है? मांझी है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है? मांझी है। मांझी गांव का प्रधान होता है, और गांव का प्रधान भी कौन है? तो मांझी है, और उसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। वह ग्राम सभा बुलाकर गांव के झगड़ों का निपटारा करता है। यानी गांव में जो भी झगड़ा होगा तो वो उस झगड़ों का निपटारा भी कौन करेगा? मांझी करेगा। कैसे करेगा? तो ग्राम सभा बुलाकर। मांझी ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर गांव के सारे मामलों का निपटारा करता है। यानी मांझी जो है गांव के सारे मामलों को निपटाएगा, सिर्फ जो है हत्या के मामलों को वो नहीं देखता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं देश मांझी की ओर। देश मांझी 5 से 8 गांव के मांझी को देश मांझी कहा जाता है। यानी 5 से 8 गांव मिलाकर जो एक मांझी होगा उसको हम लोग देश मांझी कहते हैं। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता उसे देश मांझी के पास फैसला के लिए भेज दिया जाता है। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के जो मामले हैं, जो भी मामला आएगा गांव का, उसका निपटारा कौन करता है? मांझी करता है। मगर कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जिसका निपटारा मांझी नहीं कर पाता है, तो वह जो है उस मामले को देश मांझी के पास भेज देता है। देश मांझी परगनेत का सहायक होता है। आगे हम लोग परगनेत के बारे में पढ़ेंगे। तो परगनेत का सहायक कौन है? देश मांझी है। देश मांझी या मांझी जिस मामले को सुलझा नहीं पाता उसे परगनेत के पास भेज दिया जाता है। देखिए, मांझी जिस मामले को नहीं सुलझा पाया वो मामला देश मांझी के पास आया। अब वैसे मामले जिसको देश मांझी भी नहीं सुलझा पा रहा है तो वो मामला जो है आगे परगनेत के पास चला जाएगा। यानी वैसे मामले जो मांझी भी नहीं सुलझा पा रहे हैं और देश मांझी भी नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो वैसे मामले जो है आखिर में परगनेत के पास आ जाएंगे। अब हम लोग परगनेत को देखते हैं। परगनेत जो है 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। देखिए, देश मांझी क्या था? 5 से 8 गांव को मिला के एक मांझी होता था जो देश मांझी कहलाता था। उसी तरह परगनेत के अंतर्गत 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है जो एक अंतरग्राम्य संगठन होता है। इसका प्रधान परगनेत कहलाता है। यानी परगना का जो है प्रधान परगनेत कहला रहा है। परगनेत के जिम्मे अनेक कार्य होते हैं। विभिन्न गांवों के बीचों के विवादों का निपटारा यही पंचायत करती है। ये जो परगनेत है, यही यानी परगना के अंतर्गत जो परगनेत है और जो पंचायत है वही विभिन्न गांवों के बीचों के विवादों को निपटाएगा। परगनेत को बिटलाहा करने का भी अधिकार होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। परगनेत को बिटलाहा करने का अधिकार होता है। बिटलाहा को आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। बिटलाहा जो है संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। यहाँ पे जो परगनेत को बिटलाहा करने का अधिकार प्राप्त है उसी के अंतर्गत मैं बिटलाहा को बता रहा हूँ। बिटलाहा जो है संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यौन अपराध सबसे अधिक निंदनीय एवं दंडनीय माना जाता है संथालों में। जब कोई महिला समगोत्रीय पुरुष या गैर संथाल के साथ यौन संबंध का दोषी पाई जाती है तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है। याद रखिएगा। अब बिटलाहा जो है सामाजिक बहिष्कार होता है और यह सबसे बड़ी सजा है। इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता है। यानी बिटलाहा के अंतर्गत व्यक्ति का पूरी तरह बहिष्कार किया जाता है, साथ ही उसे तिरस्कृत कर गांव के बाहर किया जाता है। तो बिटलाहा ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बिटलाहा को डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। अगला है दिसुम राजा। दिसुम समाज संथाली शासन व्यवस्था का शीर्ष निकाय था। याद रखिएगा, मैंने शुरू में ही बताया जो सबसे ऊपर का निकाय था क्या था? दिसुम समाज था। और यह जो है संथाली शासन व्यवस्था का शीर्ष निकाय है जो दिसुम परगना के नाम से भी जाना जाता है। तथा दिसुम राजा संथाल प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक पद था। याद रखिएगा,
दिसुम राजा जो है संथाल प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। यदि कोई मामला परगनेत द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता था तो उसे दिसुम परगना में प्रस्तुत किया जाता था तथा इसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। याद रखिएगा, जो दिसुम परगना का निर्णय होगा वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता था, उसे कोई काट नहीं सकता था। अभी हम लोगों ने मांझी, देश मांझी, परगनेत और दिसुम राजा को डिटेल में देखे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मांझी प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रधान के रूप में कार्य करते थे। अभी तुरंत मैंने मांझी के दौरान, जब मांझी को मैं समझा रहा था तो ये चीज बताया। तथा हत्या के अपराध को छोड़कर सभी अपराधों की सुनवाई ग्राम पंचायत में की जाती थी, ये भी मैंने समझाया। तो यहाँ पे कंक्लूजन यह है कि मांझी जो है प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रधान के रूप में कार्य करता है तथा हत्या के अपराध को छोड़कर सभी अपराधों की सुनवाई जो है मांझी कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। न्यायिक कार्य के लिए समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया जाता था जिसके सदस्य को भगदो प्रजा कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग याद ही कर जाएं कि भगदो प्रजा कौन है। भगदो प्रजा कौन है? तो न्यायिक कार्य के लिए समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया जाता था जिसके सदस्य को भगदो प्रजा कहा जाता था। यानी कि कुछ जो संथाल के समाज के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, बड़े व्यक्ति होते थे, उनका एक समूह होता था जो न्यायिक कार्य में संलग्न होते थे और उसी के सदस्य को भगदो प्रजा कहा जा रहा है। अगला लाइन देखते हैं हम लोग। संथाल समाज में आर्थिक एवं शारीरिक दंड दोनों प्रचलित थे। याद रखिएगा, संथाल समाज में जो है आर्थिक एवं शारीरिक दंड दोनों प्रचलित है। जैसे आर्थिक दंड के अंतर्गत जो है कड़ेला आता है। आर्थिक दंड के अंतर्गत जो है कड़ेला आता है। कड़ेला एक दंड का जो है नाम है जिसमें 1.5 रुपया यानी 1 रुपया 50 पैसे का जुर्माना देना पड़ता था। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ संथाल समाज में आर्थिक दंड। तो आर्थिक दंड के अंतर्गत सबसे कम जो दंड था, सबसे छोटा सजा जो था, उसको कड़ेला बोला जाता था। सबसे छोटी जो सजा थी उसे क्या बोली जाती थी? कड़ेला, जिसमें 1.5 रुपया का जुर्माना देना पड़ता था, यानी 1 रुपये 50 पैसे का जुर्माना देना पड़ता था। और उसके अलावे शारीरिक दंड का भी प्रावधान था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बड़े अपराध अथवा विशिष्ट मामलों को मांझी द्वारा देश मांझी को अग्रसारित कर दिया जाता था तथा यदि मामला समाज के परंपरा और रीति रिवाज से जुड़ा हुआ हो तो वह मामला परगनेत को भेजा जाता था। यानी कोई भी अगर विशिष्ट मामला देश मांझी के पास आता था या कोई बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध आ गया, तो वह जो है उस मामले को सीधा देश मांझी की ओर अग्रसारित कर देता था। उस पे वो खुद निर्णय नहीं देता था। मांझी जो है अपने से उस पे निर्णय नहीं देता था, वह जो है उस मामले को देश मांझी के पास भेज देता था। इसके अलावा समाज के परंपरा और रीति रिवाज से कोई भी मामला अगर आता था तो उस मामले को का जो हल जो है परगनेत करता था। अगला हम लोग देखते हैं। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा बिटलाहा यानी कि बहिष्कार था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया बिटलाहा के बारे में। तो संथाल समाज का सबसे कठोर सजा क्या है? बिटलाहा है। याद रखिएगा, संथाल समाज का सबसे कठोर सजा क्या है? तो बिटलाहा है। और सबसे छोटा सजा क्या है? तो करेला है। सबसे छोटा सजा करेला है जिसमें 1.5 रुपया जुर्माना देना पड़ता था। और सबसे बड़ा या कठोर सजा क्या है? बिटलाहा है। बिटलाहा का मतलब होता है बहिष्कार, जो समगोत्रीय यौन संबंध अथवा गैर संथालों के साथ यौन संबंधों के लिए दिया जाता था। लेकिन यह सजा देश मांझी या परगनेत की आज्ञा से ही क्रियान्वित किया जा सकता था। यानी ऐसे मामले पे बिटलाहा यानी जिसको बिटलाहा सजा दी जाएगी, वो सजा जो है सिर्फ देश मांझी या परगनेत ही दे सकते थे, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकते थे। यानी सबसे कठोर सजा जो बिटलाहा थी
उसका क्रियान्वयन जो है या वो सजा जो है देश मांझी और परगनेत की आज्ञा से ही क्रियान्वित की जा सकती थी, उसके अलावा और किसी की आज्ञा से नहीं होता था। अब हम लोग आगे देखते हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी, भगदो प्रजा को छोड़कर। याद रखिएगा, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे मांझी, देश मांझी, परगनेत, दिसोम राजा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सारे के बारे में आप लोगों को बताया है। तो ये सारे लोग, मांझी, देश मांझी, परगनेत, दिसोम राजा, इन सभी को जो है वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी, लेकिन भगदो प्रजा को छोड़कर। भगदो प्रजा को जो है वेतन के रूप में भूमि नहीं दी जाती थी। याद रखिएगा, सभी प्रशासनिक अधिकारी, मैं बोल रहा हूं सभी प्रशासनिक अधिकारी जितने भी थे, सभी को जो है वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। अगला है, संथाल समाज में सबसे छोटा सजा करेला है। मैं थोड़ी देर पहले भी बताया हूं कि संथाल समाज में सबसे छोटी सजा क्या है, तो करेला है, जिसमें 1.5 रुपया यानी 1 रुपया 50 पैसा का जुर्माना देना पड़ता है। संथाल समाज का सबसे छोटा सजा क्या है, तो करेला है। याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए संथाल समाज का सबसे छोटा सजा क्या है, तो करेला है। और सबसे बड़ा सजा क्या था, तो बिटलाहा था, यानी बहिष्कार, बिटलाहा। और इसमें आप याद रखिएगा, करेला के अंतर्गत जो है 1.5 रुपया का जुर्माना देना पड़ता था। कुमारी लड़की के गर्भवती होने पर जोग मांझी को सबसे पहले सूचना दी जाती थी, फिर पंचायत की बैठक होती थी। याद रखिएगा, कुमारी लड़की जब गर्भवती होती थी तो सबसे पहले किसको सूचना दी जाती थी, जोग मांझी को सूचना दी जाती थी। कुमारी लड़की के गर्भवती होने पर सबसे पहले किसे सूचना दी जाती थी, तो जोग मांझी को, और उसके बाद पंचायत की बैठक होती थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। संथाल समाज के अन्य प्रमुख अधिकारी, हम लोगों ने इससे पहले जो है नायके, परमानिक, जोग मांझी और गुरैत या गोराइत उसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जो है उनके अलावा अन्य जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो पहला है चौकीदार, जिसे पुलिस कार्यकर्ता भी कहा जाता है। चौकीदार जो है पुलिस कार्यकर्ता है। यह पद वंशानुगत पद था। संथाल शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है चौकीदार का जो पद है वंशानुगत पद था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर अगला है कुगम नायके। कुगम नायके गांव के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ का कार्य करना। कुगम नायके का कार्य क्या होता था, तो गांव के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ का कार्य करना। जैसे अभी मंदिरों में पुजारी पूजा करते हैं, उसी तरह जो है संथाल शासन व्यवस्था में गांव के जो सार्वजनिक धार्मिक स्थल होते थे उसका जो है पूजा पाठ का कार्य कुगम नायके करते थे। अगला है लासेर टेंगाई, गांव का प्रधान सुरक्षा अधिकारी होता था। लासेर टेंगाई जो है गांव का प्रधान सुरक्षा अधिकारी है। फिर अगला है हड़कारा, परमानिक का सचिव। हड़कारा जो है परमानिक का सचिव होता था। हड़कारा जो है परमानिक का सचिव है, और परमानिक जो है मांझी का सहायक था। याद रखिएगा, परमानिक जो है मांझी का सहायक था, और परमानिक का सचिव कौन है, हड़कारा है। इसे उप परमानिक भी कहा जाता है। हड़कारा को जो है उप परमानिक भी कहा जाता है। फिर से मैं देखते हैं हम लोग, चौकीदार जो है पुलिस कार्यकर्ता है। यह पद वंशानुगत पद था। कुगम नायके क्या है, तो गांव के सार्वजनिक धार्मिक स्थल, जो भी धार्मिक स्थल है उसमें पूजा पाठ का कार्य करेंगे कुगम नायके, एक तरह से पुजारी हो गए। लासेर टेंगाई यह गांव का प्रधान सुरक्षा अधिकारी है। लासेर टेंगाई जो है गांव का प्रधान सुरक्षा अधिकारी है। हड़कारा जो है परमानिक का सचिव है। इसे उप परमानिक भी कहा जाता है। हड़कारा को जो है उप परमानिक भी कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल तथा बिहार में संथालों को सावतार या सौतार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में संथालों को जो है सावतार या सौतार के नाम से जाना जाता है। संथालों की प्रशासनिक व्यवस्था सोड़िया पहाड़ी के प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। संथालों की प्रशासनिक व्यवस्था किसके प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप है,
तो सौड़िया पहाड़ी के प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप है। याद रखिएगा, संथालों की प्रशासनिक व्यवस्था किसके अनुरूप है? तो सौड़िया पहाड़ी के। झारखंड में संथाल समाज का निकटतम संबंध पहाड़िया जनजातियों से स्थापित हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के झारखंड में प्रवेश के पश्चात पहाड़िया जनजाति द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली गई। याद रखिएगा, संथाल और पहाड़िया जो है आपस में दोस्त थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है झारखंड में प्रवेश की तो पहाड़ी जनजाति के जो लोग थे, पहाड़िया जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा संथालों द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की गई। लेकिन संथालों ने जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करना नहीं स्वीकार किया। अतः संथाल एवं पहाड़िया जनजातियों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ। ये आपस में दुश्मन हो गए। पहले ये दोस्त थे और बाद में जब पहाड़िया जनजाति ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की तो संथाल समाज जो है उसका दुश्मन बन गया। उनके बीच जो है भीषण संघर्ष होने लगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रत्येक गांव में प्रायः जाहेर थान, मांझी थान होता था। यानी प्रत्येक गांव में जो है जाहेर थान और मांझी थान होगा। जाहेर थान धर्म स्थल है, जबकि मांझी थान जो है पंचों का स्थल होता है। याद रखिएगा, जाहेर थान क्या है? धर्म स्थल है, जबकि मांझी थान क्या है? तो पंचों का स्थल है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।